अभ्यास मनुष्य का वह ब्रह्मास्त्र है जिसे प्रयोग करके वह किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 12 part 3. So let's start student. तो देखिए, अब तक की हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसकी दौरान से लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन की जो थी हमारी शुरुआत हो चुकी थी। एक तरीके से लोग क्या थे, यानी कि जो लोगों की एक तरीके से साइकोलॉजी बन गई थी उस टाइम, तो ये बन गई थी कि वो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहना चाहते थे, यानी कि वो एक तरीके से अब पूर्णतः स्वराज चाहते थे, यानी कि पूर्ण तरीके से एक स्वतंत्रता चाहते थे। तब हुआ क्या था कि एक तरीके से बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने अपने गठन बनाए, कुछ ने अपनी पार्टियों जो थी वो पार्टियां बना करके देश के सामने आए और बहुत सारे जो आंदोलन थे वो आंदोलन किए गए। तो आपको पता ही होगा कि सन 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब उन्होंने एक तरीके से बहुत सारे अहिंसक आंदोलन चलाए थे। तो अहिंसक आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता करने के लिए, एक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने आंदोलनों को सफलतापूर्वक भी उन्होंने चलाया। तो इसी तरीके से आंदोलन जो थे वो लगातार चलते रहे, परंतु एक दिन भारत में एक तरीके से स्वतंत्रता जो थी वो मिल गई, यानी कि साल 1947 को पूर्ण तरीके से भारत जो था वो अंग्रेज़ों की एक तरीके से गुलामी थी, तो उससे वो भारत आज़ाद हो गया था। तो अब आगे क्या क्या समस्याएं आ रही थी भारत आज़ाद होने के बाद में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे तो उस समय भाषाओं के आधार पर, धर्मों के आधार पर अलग अलग एक तरीके से राष्ट्रों की मांग करने लगे थे। तो जैसे कि एक मुद्दा हमने पढ़ा था कि हुआ क्या था कि एक तरीके से जो हिंदू संगठन था और एक मुस्लिम लीग थी, तो उसमें विवाद हो गया था, क्योंकि हिंदू संगठन ने मुस्लिम लीग को एक तरीके से, जो मुसलमान थे तो उनको अल्पसंख्यक के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया था। तो मुसलमान जो थे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उसमें विद्रोह भी हुआ, युद्ध भी हुए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुसलमानों ने अलग राष्ट्र की एक तरीके से मांग की, जिसे साल 1947 में, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद, इनको पाकिस्तान जो था एक तरीके से पाकिस्तान प्रांत इनको दे दिया गया था। फिर भारत में अनेकों समस्याएं उसके बाद भी खड़ी होने लगी कि बहुत सारे लोग जो थे वो एक तरीके से अलग अलग राज्य की मांग करने लगे थे। तो अलग अलग राज्य की मांग भाषाओं के आधार पर, धर्मों के आधार पर वो करने लगे थे। कुछ लोग चाहते थे कि हम अपने भाषाओं के आधार पर ही अपना एक अलग राज्य चाहें, जैसे कि एक तरीके से मध्य प्रदेश, पंजाब, तो अन्य अन्य राज्य एक तरीके से गठन करना चाहते थे। तो इसको लेकर के, देश के विकास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतापूर्ण ये विषय भी बना रहा। तो देश के विकास को लेकर के कई सारी योजना जो थी वो बनाई गई। फिर योजना आयोग का गठन किया गया, जिससे कि एक तरीके से देश में विकास लाने की प्रवृत्ति को बदला जा सके और देश में विकास लाया जा सके। और उसके बाद कई सारे एक तरीके से विचारक भी थे, कुछ विचारकों ने अपने विचार भी दिए, जिसके बाद जो राज्य थे, राज्यों के गठन भी किए गए। तो उसके बाद आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, तो कुछ लोगों का कहना क्या था, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो उसकी उपेक्षा नहीं हो रही थी। तो कुछ अन्य लोगों का मानना था कि जो आर्थिक नीतियां हैं उनके कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का उचित ध्यान नहीं दिया जा। तो ऐसे में देखिए, कुछ लोगों का क्या मानना था कि जो एक तरीके से कृषि थी, तो कृषि को जो प्रभाव पड़ रहा था, यानी कि कृषि पर उस समय जो प्रभाव पड़ रहा था, तो कोई लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और जो प्राइमरी एजुकेशन थी तो उसे नेगलेक्ट किया जा रहा था। तो ऐसे में एक विचारक थी, यानी कि महात्मा गांधी की अनुयायी थी, उनका नाम मीरा बहन था। तो साल 1949 में, यानी कि 1949 में उन्होंने लिखा कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है। यानी कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा हम मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा, यानी कि कुछ डेवलप्ड कर सकते हैं, परंतु बाद में हमारे हाथों एक तरीके से तबाही ही मिलेगी, यानी कि हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके, यानी कि हमें कुदरत का संतुलन का अध्ययन करके ही और नियमों के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी को चलाना जो है चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि एक तरीके से खुद ही मेहनत करके, यानी कि बिना विज्ञान और बिना मशीनरी, यानी कि औद्योगिकरण के बिना ही एक तरीके से संतुलित जीवन को रख करके ज़िंदगी को चलाना चाहिए, ताकि एक तरीके से जो लोग हैं वो स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य बने रहें और प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएँ। तो देखिए आगे क्या हुआ। तो आगे ये हुआ था
कि एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी, तो जब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि साल 1945 में गठित हो गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी भी शैशव काल में थी। तो साल 1950 और साल 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। तो शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिबंधित पैदा हुई और अमेरिका में सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। तो देखिए, तो शीत युद्ध का मतलब होता है बिना किसी हथियार के बिना ही लड़ा गया युद्ध, यानी कि देश, जब दो देश अपनी सीमाओं में ही रहकर और एक तरीके से बिना हथियारों के युद्ध लड़ते हैं, यानी कि एक तरीके से विचारों का युद्ध, तो उसे कहा जाता है शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वार, ठंडा वार। तो देखिए, तो किस किस के बीच ये हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के बीच ये वैचारिक टकराव के रूप में हुआ था। तो जैसे कि वर्तमान समय में भी आपको पता ही होगा, शीत युद्ध का दौर चल रहा था कि जब ये एक तरीके से कोविड-19 चीन के द्वारा एक तरीके से चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया गया, और उसके बाद कई सारे जो विश्व के देश थे और नई नई एक तरीके से विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें थी, तो उन्होंने एक तरीके से शीत युद्ध शुरू कर दिया। परंतु शीत युद्ध में स्थिति एक ऐसी आती है, अलग लोगों को लगता है कि युद्ध अब होगा, युद्ध अब होगा, परंतु युद्ध नहीं होता। ये इसी तरीके से शीत युद्ध जो है वो बिना किसी हथियार के ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि एक तरीके से कहे तो मोटी मोटी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि एक विचारों का ये युद्ध होता है, इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। ऑलराइट, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चाएं करेंगे, इसको आप बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ाएंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के लिए इतना ज़्यादा ही सफिशिएंट है। ऑलराइट, तो देखिए, तो फलस्वरूप दोनों देशों में अपने अपने समर्थन देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना रही थी। यही समय था कि औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे जो लोग थे स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नवस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री बने थे। तो कहाँ के वो विदेश मंत्री बने थे? नवस्वाधीन। तो उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत को विदेशी नीति की रूपरेखा तैयार की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार है। तो देखिए, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार मेंस की परीक्षा की दृष्टि से सो मान लीजिए कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, काफ़ी बार ये मेंस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम हो। ऑलराइट, तो मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन देशों को मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग था। तो तटस्थ से रहना नहीं था, अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश में अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई के अहम भूमिका अदा कर रहे थे। तो इन देशों ने युद्ध और टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानववादी और नैतिक रवैया अपनाया। तो अलग अलग एक तरीके से मानववादी यानी कि मनुष्यता के आधार पर उन्होंने अलग अलग अपने रवैयों को एक तरीके से अपनाने की कोशिश की ताकि युद्ध जो है उसको टाला जाए। तो देखिए, तो परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे जो गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। तो साल 1970 के दशक में बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्तमान समय में भी चर्चित रहता है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसके बारे में भी हम डीपली चर्चाएँ करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, पहले हम चित्रों के बारे में देख लेते हैं क्योंकि चित्रों में काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज हमें जानने को मिलती है। तो देखिए, चित्र 9 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन। तो देखिए, तो कृष्ण मेनन ने साल 1952 में यानी कि 1952 से 1962 यानी कि 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष पर आवाज़ उठाई। तो इस पूरी नीति के बारे में भी हम अपनी एडवांस और स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर बात करेंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल हमने इतना देखा कि एक तरीके से 1952 से लेकर 1962 तक कृष्ण मेनन ने क्या किया। ऑलराइट, तो अब देखते हैं चित्र 10 में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो वाडुंगु इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेता की बैठक।
जो कि साल 1955 में की गई थी। तो इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नवस्वाधीन देश के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। तो किस तरह से जारी रख सकते हैं, तो एक तरीके से पूरी बैठक में और इस पूरे सम्मेलन में ये सभी तमाम बातें की गई थी। तो देखिए, तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उसको जब हम एक तरीके से उसको डिस्क्राइब और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वर्तमान की उसकी स्थिति के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। तो राष्ट्रीय के 7 वर्षों के बाद यानी कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके 60 वर्षों के बाद क्या हुआ था। तो देखिए, तो 15 अगस्त सन 2007 में हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं तो वर्षगांठ मनाई थी। तो इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस तरह और किस हद तक साकार कर पाए, तो इन सभी तमाम तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, तो भारत अभी भी एक ऐसा लोकतांत्रिक राह पर चल रहा था, यानी कि एक ऐसे डेमोक्रेटिक राह पर वो चल रहा था जिसको देख करके हमें गर्व करने लायक उपलब्धि थी। तो बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत जो है एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषीय समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसा कि एक तरीके से साल 1947 में हुआ ये था, जब मुस्लिम लीग और हिंदू संगठन का आपस में विद्रोह हुआ तो मुस्लिम लीग ने भी अपना एक अलग राष्ट्र की जो थी उसने मांग की, यानी कि कुछ धर्मों के आधार पर, कुछ जातियों के आधार पर और कुछ भाषाओं के आधार पर जो था एक तरीके से अलग अलग राष्ट्र की मांग की। तो यानी कि कुछ विचारक जो थे, यानी कि जो विदेशी विचारक थे, उनका भी यही मानना था कि धीरे धीरे से भारत अधिक समय तक देश के रूप में नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। तो देखिए, तो अब हुआ क्या था, तो तो देखिए, तो कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में रहेगा, यानी कि उनको ये भी लगता था कि भारत जो है एक तरीके से मिलिट्री रूल्स के अगेंस्ट रहेगा। तो परंतु ये बहुत सारी आशंकाएं निर्मल साबित हुई। तो आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और भारत राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी प्रेस है तो उसे पूर्ण तरीके से सभी अधिकार हैं, यानी कि जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार उनको है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि किसी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि वो जितना भी अपना न्याय है, न्यायपालिका जितना भी अपना न्याय है तो वो अपने स्वतंत्र पूर्ण न्याय सुना सकती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषीय विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई, यानी कि सभी लोग अलग अलग भाषाएं बोलने के वजह से और सभी लोग एक तरीके से अलग अलग समुदाय की वजह से फिर भी एक यूनाइटी में रह रहे हैं, यानी कि एक ही समुदाय में लोग रह रहे हैं। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज हमारे देश में गहरे जो है वो मतभेद बने हुए हैं। तो संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें दलित कहा जाता है तो आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। तो देखिए, क्यों जूझ रहे हैं, वर्तमान समय में भी किस किस तरह की स्थितियां हैं जिनसे जूझा जा रहा है, यानी कि कुछ आज देश में ऐसी भी स्थितियां हैं कि वहाँ पर भी आज एक गुलामी सी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, तो आज भी हिंसा और भेदभाव से जो लोग जूझ रहे हैं वो है दलित। तो ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वह जो जल है वो नहीं पी सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते। तो संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सभी समुदाय, सभी जाति को एक ही नज़र से देखा जाए, यानी कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, उसे हम धर्मनिरपेक्ष एक तरीके से देश कहते हैं। यानी कि ये संविधान में आदर्श जो है धर्मनिरपेक्ष आदर्श दिए गए हैं, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे मतभेद हम लोगों को देखने को वर्तमान समय में भी मिलते हैं। और देखिए, तो और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो भारत के कुछ भागों में कुछ समूहों के आर्थिक विकास से
भारी फ़ायदा हुआ है। वे आलिमगर घरों में रहते हुए महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वे बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेश में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे जो लोग हैं आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं और शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। तो देखिए, आज वर्तमान समय में, यानी कि मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तो 2020 की अगर हम एक तरीके से देखें कि स्थिति क्या है, तो आज भी स्थिति यही बनी हुई है कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात, मैं सबसे पहले जो मैं पर्सनली एक तरीके से थॉट्स जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो मैं मानता हूँ कि जो देश की हमारी जनता है वो सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकार जो मैं मानता हूँ वो अपनी देश की जनता के ऊपर ही मानता हूँ, यानी कि देश की जनता सबसे ज़्यादा अधिकार और सबसे ज़्यादा शक्ति रखती है। दूसरा, मैं मानता हूँ जो हमारे देश के युवा है वो सबसे बड़ी शक्ति है हमारे देश की, यानी कि अगर देश के युवा चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मांग को वो पूरी करवा सकते हैं। तो परंतु देश के जो युवा हैं वो एक तरीके से कहाँ पर उलझे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि देश के युवा काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट रहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए, यानी कि जब एक तरीके से सर से पानी ऊपर चला जाता है, जब कहीं जाकर युवाओं की आंखें खुलती है और तब वो कहीं आंदोलन या अनशन पर बैठते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि भारत को आज़ाद हुए आज इतने दिन हो चुके, यानी कि साल 2020 चल रहा है, परंतु आज भी यही कंडीशन बनी हुई है कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। परंतु इस विचार को लेकर के कई सारे कुछ युवा जो कुछ है वो सोचते भी हैं और कई सारे तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका एक तरीके से थिंकिंग लेवल इतना हाई नहीं हो पाता। अगर युवा चाहें तो एक तरीके से गरीबी भी ख़त्म कर सकते हैं और एक तरीके से सरकार के जो अधीन है, यानी कि सरकार की नौकरी के अधीन, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो मानो कि सब कुछ हाथों में आ गया, यानी कि दोनों हाथों में एक तरीके से जो है लड्डू आ गए। परंतु ऐसा नहीं है। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि अपनी सरकार को एक अलग खड़ी कर सकती है। हमें किसी भी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए कि देश जो है वो पूर्ण तरीके से विकसित हो, देश का हर एक नागरिक हर एक सुविधा का एक तरीके से वो लाभ उठा सके। हमें यही तो चाहिए और यही एक विकसित देश की जो है एक परिभाषा होती है। नहीं, फ़ायदा क्या है कि आप कुछ लोग जानते भी होंगे कि आप दिल्ली गए होंगे या अदर कहीं किसी स्टेट में गए होंगे, तो आप आज भी देखते होंगे कि कुछ लोग आज भी फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं अपनी फैमिली के साथ, और कुछ लोग आप देखते होंगे कि फरारी जैसी महंगी गाड़ी में, जिसका काफ़ी ज़्यादा मूल्य यानी कि 3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक का होता है, तो कुछ लोग ऐसी गाड़ियों में भी घूमते हैं। कुछ लोग अपने पता नहीं 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ के बंगलों और एक तरीके से कई हज़ार करोड़ की फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। पर कुछ लोग हैं कि वो अपनी भीख मांग करके ही अपनी जीवनचर्या को चला रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो देखिए, देश का युवा एक ऐसी शक्ति है कि अगर वो जागरूक हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो काफ़ी बड़ा एक बदलाव जो है वो देश का युवा देश में ला सकता है। ऑलराइट। और पहली चीज़ कि हमारा देश डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाता। काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों से आगे विकसित है। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए मैं आपको इसका एक मत बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक्चुअली जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की, तो उसको मार्केट में उतारने से पहले आपको एक तरीके से गवर्नमेंट की सहायता चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा आपको डोनेशन देना पड़ेगा। देन तभी आपकी जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है वही मार्केट में उतर पाएगी। और उसमें भी क्या होता है, जो एक तरीके से टाटा, मान लीजिए टाटा कंपनी हो गई या अदर्स कोई बड़ी कंपनी हो गई, वो एक तरीके से उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में नहीं आने देती, क्योंकि वो एक तरीके से अपने ब्रांड को नहीं खो सकती। तो इसी चीज़ के चलते हुए हमारा देश विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि हमें एक तरीके से उस चीज़ का अवसर ही नहीं दिया जाता कि एक तरीके से हम कोई भी डेवलप्ड कर पाए। तो काफ़ी ज़्यादा युवाओं की एक तरीके से अब सोच यही बनी हुई है कि हम लोग एब्रोड पढ़ें और एब्रोड पढ़कर ही कहीं विदेश में एक तरीके से अपने थिंकिंग्स और एक तरीके से जो हमारे आइडियाज़ हैं उनके दम पर हम वहीं पर जो वो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करें। ऑलराइट। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आज वर्तमान समय में चाइना में
आई थिंक 80% ई व्हीकल्स का उपयोग होता है। ई व्हीकल्स का मतलब है कि ई व्हीकल्स एक तरीके से बैटरी और सोलर पैनल की वजह से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, परंतु हमारे देश में आज भी आई थिंक लगता है कि 2% ही ई व्हीकल्स होंगे, नहीं तो 98% पेट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो है प्रदूषण होता है। और प्रदूषण होने की वजह से कई सारी डिसीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, और उससे जो हमारा पर्यावरण है वो भी पूर्ण तरीके से दूषित होता है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर यानी कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए जो वहाँ के लोग और वहाँ की सरकारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सपोर्ट करती हैं, परंतु हमारे यहाँ होता क्या है, एक तरीके से करप्शन है। चाहे इस चीज़ में आप गलत कहें या सही कहें, वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेटर पता है कि हमारे देश का आखिर सिस्टम क्या है। यानी कि कोई भी एक तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, कोई भी एक तरीके से हम विकसित देश को किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी आइडियाज़ के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को वहीं पर काट दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा गंदी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा अगर चाहे तो एक तरीके से काफ़ी कुछ कर सकता है, बस ज़रूरत है तो उसके जागरूक होने की। क्योंकि देखिए सभी लोग एक तरीके से पढ़ते हैं, मानकर चलिए कोई कांस्टेबल बनना चाहता है तो उसको भी एक तरीके से 12th बेस की ही सब किताबें पढ़नी होगी। अगर कोई उससे ऊपर की लेवल की नौकरी पाना चाहता है उसको भी इतनी ही किताबें पढ़नी होगी। यानी कि एक तरीके से सामाजिक ज्ञान भी उसको चाहिए होगा, और एक तरीके से विज्ञान के बारे में भी उसको एक तरीके से रुचि चाहिए होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग और युवा काफ़ी ज़्यादा जागरूक हों, और जागरूक होकर के अपने देश को पूर्ण तरीके से स्वयं ही विकसित करें। क्योंकि अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहें तो इसी तरीके से जैसा अब हो रहा है, निजीकरण, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन पूरा आप जान ही रहे होंगे कि एक तरीके से करने की जो है वो पूरी की पूरी तैयारी चल गई है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जागरूक ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है वो जागरूक हो और देश को एक तरीके से विकसित करने की नई नई आइडियाज़ को सोचें, और नए नए एक तरीके से फैक्ट्स के बारे में सोचें। ऑलराइट। और जो आपने सोचा या आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने अपने मतों के बारे में बताया, अगर आपको इसमें कोई गलत बात लगी हो या सही लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। ऑलराइट। तो चलिए फिर से हम कंटिन्यू अपने चैप्टर पर आते हैं। तो देखिए तो चित्र 11 में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो चित्र 11 में बम्बई स्थित धाराची दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, बस्तियों में से एक, यानी कि झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी, यानी कि ये धारावी कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। तो इसमें दूर वाले सिरों पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। तो देखिए तो इमारतें भी हम देखते हैं। तो देखिए ये तो हो गई पूरी की पूरी झुग्गी, और वहाँ पर आप दूर उस किनारे पर देख पा रहे होंगे एक तरीके से गगनचुंबी, यानी कि एक तरीके से आकाश को छूने वाली इमारतें, जो कि 20-20 मंजिलें, 40-40 मंजिलें बनी हुई हैं। तो इसे कहते हैं अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तो देखिए एक मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता भी सकता हूँ, यानी कि ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए तो अमीर की स्थिति तो एक तरीके से ये होती जा रही है, और जो गरीब है बेचारा ऊपर से एक तरीके से नीचे की नीचे ही डूबता जा रहा है। ऑलराइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अन्यत्र भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए तो श्रीलंका में क्या हुआ। तो साल 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलेन के संसद में एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। तो देखिए तो नाम सिलोन एक तरीके से भाषा थी जिसे राजभाषा का दर्जा दे दिया। तो इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। यानी कि राजभाषा का मतलब क्या होता है? देखिए तो राजभाषा का एक तरीके से मतलब होता है, यानी कि जो हम लोग एक तरीके से ऑफिशियली यूज़ करते हैं, यानी कि सरकारी दफ्तरों में हम यूज़ करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ऑलराइट। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? यानी कि राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो अधिकतम जो लोग बोलते हैं, यानी कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते थे, और राजभाषा हम उसे कहते हैं जो ऑफिशियली यूज़ की जाती है। तो ऑफिशियली कौन सी यूज की जाती है? आपको पता होगा जब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हैं तो हमें कौन से लैंग्वेज में देनी होती है?
इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यानी कि हमारी जो राजभाषा एक तरीके से इंग्लिश है। ऑलराइट, तो एक तरीके से इंग्लिश का प्रॉपरली जो यूज़ है वो ऑफिशियली किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो श्रीलंका में उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का विरोध किया। तो एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ ही छीन लेते हैं। तो एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं तो निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको यह विभाजित सिलोन नहीं मिलेगा। तो सियाला भाषी एक विपणी सदस्य में कहा था कि अगर भारत उतना रुख नहीं बदलता तो उसमें कानून पर अड़ी रहती है, तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्तसाक्षी देश भी पैदा हो सकते हैं। तो देखिए, तो एक तरीके से आप लोगों को पता ही होगा श्रीलंका इतना बड़ा जो है वो देश नहीं है। तो श्रीलंका इतना बड़ा देश नहीं है तो फिर भी उसमें भाषाओं के आधार पर एक तरीके से विरोध होने लगे थे। तो देखिए, तो फिर हुआ क्या, तो पिछले कुछ कई दशकों में श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा। यानी कि गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर ही युद्ध चलना। तो जो इसी कारण पैदा हुई कि वे तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषी थोपी जा रही थी। और एक अन्य दक्षिण एशिया देश पाकिस्तान भी इसलिए जो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, तो उसके विपरीत भाषाओं में एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है। तो कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को इसी तरह दक्षिणी भारत में थोप दिया जाता तो इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी लंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया जाता तो शायद भारत ही गृह युद्धों में उलझ कर बिखर जाता। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मल साबित करते हुए भाषीय राज्यों में भारत की एकता के लिए काफ़ी खतरा पैदा किया, बल्कि उन्होंने एकता को अपनाया। और उसमें पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा को दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषीय समूह पर एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, तो बंदूक लिए हुए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक हैं। तो देखिए, तो किस तरीके से ये तमिल उग्रवादी हैं जो एक तरीके से भाषाओं के आधार पर गृह युद्ध में ही लगे हुए हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और हम लोगों ने कल की अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आपसे कहा था कि कल की जो वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। वो स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि आज हम नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीपीसीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, तो पहला तो ये कि योजना आयोग की क्या भूमिका थी। तो देखिए, तो योजना आयोग की आपको भूमिका पता ही होगा कि एक तरीके से ऐसी योजना लेकर आना जिससे कि देश का विकास किया जा सके। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए। वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में हर रोज़ क्विज कराए जाते हैं, यानी कि क्विज कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि यूपी प्रीलिम्स जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ऑथेंटिक नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जिससे कि आपको एक तरीके से नई रफ्तार और एक नई स्पीड अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मिल पाए। ऑलराइट, तो पहले हम कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो देखिए, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक का चुनाव करना है और विद एक्सप्लेन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार के कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। ऑप्शन डी भारत के वर्ष
1947 में हुए विभाजन तक जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है और वो भी आपको विद एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो देखिए कुछ कथन मैं आपको बताऊंगा जिसमें से आपको एक कथन का चुनाव करना है या अधिक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए। तो पहला कथन क्या दिया गया है, तो रॉलेट अधिनियम यानी कि सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा कथन ये है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा कथन ये है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो देखिए तो इसमें कुछ आपको कूट दिए गए हैं जिसमें से आपको सही चुनाव करना है। तो देखिए तो ऑप्शन ए केवल पहला इसमें कथन सही है, ऑप्शन बी पहला और दूसरा कथन इसमें सही है, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा कथन इसमें सही है, ऑप्शन डी पहला कथन दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों कथन इस प्रश्न में सही है। तो आपको इन कथनों में से एक का चुनाव करना है और विद एक्सप्लेनेशन ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज हमारी NCERT कक्षा 8 की पूर्ण तरीके से जो है वो हिस्ट्री वो पूर्ण तरीके से कवर हो चुकी है। यानी कि आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर था कक्षा 8 की हिस्ट्री को लेकर। कल से एक नई किताब यानी कि NCERT की नई बुक यानी कि कक्षा 9 यानी कि विश्व इतिहास के बारे में हम टॉपिक टू टॉपिक चर्चाएं करेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।